वेलकम बैक गाइस, राम राम सारिया ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पॉलिटी का 4th लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 70 आर्टिकल्स तक देख लिए थे। लेट्स सी आर्टिकल नंबर 74 एंड इट इज़ रिलेटेड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो आर्टिकल जो 74 है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली आर्टिकल 74 जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 75 जो है वो बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है या फिर जो अदर मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 77 बताता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का कैसा कंडक्ट होना चाहिए। और आर्टिकल 78 हमें बताता है कि ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, कि प्रधानमंत्री की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं राष्ट्रपति तक सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, जिसमें आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर डिफाइन करता है, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट बताता है, आर्टिकल 77 बताता है कि गवर्नमेंट का कैसा कंडक्ट होना चाहिए, और आर्टिकल 78 बताता है प्रधानमंत्री की ड्यूटीज़ रिगार्डिंग गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया हु इज़ एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सलाह देते हैं, तो वो है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल डील करता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच के रिश्ते को, तो आर्टिकल 75 ही इस चीज़ को डील करता है। क्योंकि देखो क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट तो है ही, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ साथ साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये भी। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल, हाँ ये था कि कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल 15% जो हैं वो लोग, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, हाँ तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, तो आर्टिकल 74(1) में ये बताया गया है। राइट, अब हम देख लेते हैं भाई हमारे कौन कौन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, 16 साल 286 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक यही थे हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो अपने टेन्योर में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सेकंड थे गुलजारी लाल नंदा, और ये पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, क्यों एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं थे, ये एक साल के लिए भी नहीं थे। 27 मई 1964 में इन्होंने पद ग्रहण किया, और अगले ही महीने 9 जून 1964 को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो बन गए। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, यानी सिर्फ 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। और देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान का टेन्योर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, उसका वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री 2 साल ही उन्होंने काम किया, लेकिन उनको आज भी लोग याद रखते हैं उनके कामों की वजह से, उनके ईमानदारी की वजह से। ये वही लाल बहादुर शास्त्री थे जिनके समय में 1965 की पाकिस्तान की जंग हुई थी, और पाकिस्तान ने एक बड़ा मिस एडवेंचर कश्मीर रीजन में कर दिया था।
लेकिन उस समय पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि वेस्टर्न फ्रंट, दैट इज़ आपका राजस्थान गुजरात, ये कोई खोलेगा, और उन्होंने वो कर दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा, और हमने लाहौर तक जीत लिया था। अंत में फिर हमने लाहौर छोड़ा, और उन्होंने जो भी कुछ भी एक्सेस किया होगा तो वो सब भले छोड़ा गया, लेकिन 2 साल का ही प्राइम मिनिस्टरशिप था लाल बहादुर शास्त्री का, और उनको आज तक याद किया जाता है। ठीक है, हाँ, हालांकि ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है एक ऑफिशियल ट्रिप अब्रॉड पे हो गई थी। ये रशिया के ताशकंद में थे जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो फिर से प्रधानमंत्री बने, और फिर से एक्टिंग प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की भूमिका अदा की। ठीक है, उसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी काफ़ी ब्रेव लीडर थी। ठीक है, पॉलिटिकल अरीना में लोग कुछ भी कह सकते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें और भी, और उसमें सही गलत में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कंट्री वाइज देखा जाए तो ऑफ कोर्स इन्होंने बांग्लादेश का गठन किया था, और दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। तो इंदिरा गांधी जी जो हैं वो भी 1966 से लेके 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं, और ये पहली महिला थी जो देश की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मोरारजी देसाई। सबसे ये बूढ़े प्रधानमंत्री थे, 81 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। मोरारजी देसाई के बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, खैर एक तरह से देखा जाए, लेकिन हाँ, कुछ अगर 1-2 चीज़ें हैं शायद जो निगेटिव इनके बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने जितने भी इंडिया के रॉ के जो एजेंट्स थे पाकिस्तान में, इन्होंने उन्हें वापस बुला लिया था, और इन्होंने कुछ शायद गलती से कुछ इन्फॉर्मेशन उस समय के आर्मी चीफ या राष्ट्रपति को दे दी थी, जिससे रॉ को काफ़ी हैवी डैमेजेस झेलने पड़े थे। मोरारजी देसाई, ठीक है, 2 साल के लिए प्रधानमंत्री थे 1977 से लेके 1979 तक। फिर आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये किसान बैकग्राउंड से थे। ये भी ऑलमोस्ट 1 साल के लिए ही प्रधानमंत्री रहे। ये इकलौते प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट का सेशन को है अटेंड नहीं किया था, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनती हैं, और 4 साल तक प्रधानमंत्री रहती हैं जब इनकी हत्या कर दी गई। ये पहली प्रधानमंत्री थी जिसकी हत्या कर दी गई थी उनके टेन्योर में। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन वो नेचुरल मृत्यु थी। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो अब्रॉड में हुई थी, और उसको नेचुरल ही माना जाता है। भले हम लोग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसके अराउंड घूमती रहती हैं, लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेटा के हिसाब से चलें तो उसे नेचुरल डेथ माना जाता। और इंदिरा गांधी जी की जो मौत हुई थी वो असैसिनेशन से हुई थी। तो इस तरह से इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बन जाती हैं जिनका असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, और राजीव गांधी जो थे वो सबसे भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे, और ये 5 साल तक प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट रहे, 1984 से 1989 तक। ठीक है, और इनकी भी हत्या कर दी गई थी। कुछ शायद वो तमिल उधर नहीं तो श्रीलंका में क्या था, LTT लिट्टे जिसको बोलते थे, हाँ, तो उन सब कुछ रिलेटेड से राजीव गांधी जी की भी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी जी का योगदान है कि उन्होंने थोड़ा इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए खोला था। ऑफ कोर्स उसमें मनमोहन सिंह जी का सबसे ज़्यादा मेजर रोल रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके बाद 10वें जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, लेकिन रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन ये नहीं जीत पाए थे। फिर चंद्रशेखर एक प्रधानमंत्री हुए, वो भी ऑलमोस्ट 1 साल तक के लिए ही रहे थे। ठीक है, इन्होंने भी कोई गवर्नमेंट की पोस्ट होल्ड नहीं की प्रधानमंत्री बनने से पहले। ठीक है, मतलब इन्होंने कभी भी किसी भी एक पद पे, सरकारी पद पे नहीं रहे प्रधानमंत्री से बनने से पहले, चंद्रशेखर जी। फिर आते हैं PV नरसिम्हा राव। ये 5 साल प्रधानमंत्री रहे। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और पहले प्रधानमंत्री जो साउथ इंडिया से आते थे, PV नरसिम्हा राव।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 16 मई को बने और 1 जून को उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। शॉर्टेस्ट टर्म जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। फिर देवे गौड़ा जी भी प्रधानमंत्री रहे, ये दूसरे प्रधानमंत्री जो साउथ से आते थे, ठीक है, ये भी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। फिर इंदर कुमार गुजराल, ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, ये सब तो है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो 5 साल का टर्म इन्होंने देखा वो 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए लेकिन वो 5 साल नहीं पूरे कर पाए। जैसे चंद्रशेखर जी हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए, फिर चौधरी चरण सिंह हो गए, फिर आपका यहाँ पे HD देवे गौड़ा हो गए, इंदर कुमार गुजराल हो गए। तो बहुत सारे लोग थे जो 5-5 साल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले नॉन कांग्रेसी लीडर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने और 5 साल के लिए बने, ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, वो 10 साल तक उनका कार्य रहा। इनको फादर ऑफ लिबरलाइजेशन कहते हैं। इन्होंने 1990-91 के दशक में भारत को खोल दिया था, भारत की इकोनॉमी को खोला था दुनिया के लिए, ठीक है, और उसके बाद से ही चीज़ें बदलनी स्टार्ट हुई। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से लेके आज तक ये बने हुए हैं। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एंड सेकंड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू बी इलेक्टेड फॉर ए थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। तो 3 बार तो आज तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही चुन के आए थे, तो मोदी जी दूसरे व्यक्ति हो गए हैं जो 3 बार चुने जा चुके हैं। और ये नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो मोरारजी देसाई ने जब इस्तीफा दिया था तो उनको किसने रिप्लेस किया था, तो चौधरी चरण सिंह जी ने रिप्लेस किया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थे। उसी तरह कौन से प्रधानमंत्री लाहौर गए थे बस से पीस डिक्लेरेशन साइन करने के लिए, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अगर कोई पद लाभ का है या नहीं, कोई भी पद प्रॉफिट का है या नहीं, इसको कौन डिटरमाइन करता है, ये कौन बताएगा, तो ये संसद बताएगी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, यानी विधानसभा भी बता सकती है अगर राज्य का मसला हो तो, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे 1967 से 1969 तक। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को स्थापित, इसके हेड जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, नई दिल्ली हेडक्वार्टर होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके भी हेड प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA, इसके भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है ये 2009 में बना, ठीक है। उसी तरह नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, ये 2003 में बना था, ठीक है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है इंटर स्टेट काउंसिल, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल
एंड पब्लिक ग्रीवियंस, इन सब के अध्यक्ष भी जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? तो प्रधानमंत्री हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है अपर हाउस का तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन केस ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ कुछ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स को भी देख लेते हैं। तो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो अपने वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, 1947 से 1950 तक। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और ये डिप्यूटी थे। उसी तरह इंदिरा गांधी जी के समय में 1967 से 69 के बीच में मोरारजी देसाई जो हैं वो 2 साल तक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये 2 लोग जो हैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी LK आडवाणी जी बने थे, ये इम्पोर्टेंट है, 2002 से 2004 तक। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है, ये प्रधानमंत्री रहे थे और इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में दिया गया। जाकिर हुसैन को 63 में दिया गया। VV गिरी, ठीक है, VV गिरी को 1975 में दिया गया। APJ अब्दुल कलाम जी को 97 में राष्ट्रपति बनने से पहले ही दे दिया गया। उनका काम इतना बड़ा था कि उनको पहले ही दे दिया गया, गजब। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया, ठीक है। जो S राधाकृष्णन थे वो पहले राष्ट्रपति थे, नहीं राष्ट्रपति नहीं थे, जिस समय उनको मिला था भारत रत्न उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठे हुए थे। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर में देखो जवाहरलाल नेहरू जी को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, इंदिरा गांधी जी को मिला है, राजीव गांधी जी को मिला है, मोरारजी देसाई को भी मिला है, लॉर्ड गुलजारी लाल नंदा को भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला है 2014 में, PV नरसिम्हा राव को 2024 में और चौधरी चरण सिंह को 2024 में। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर में सरदार पटेल और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। और मुख्यमंत्रियों में GV पंत को मिला है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, K कामराज, MG रामचंद्रन, गोपीनाथ बरदोलोई, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनको जन नायक के नाम से जाना जाता था। मोरारजी देसाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, डिप्यूटी PM भी रहे थे और चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। तो ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पद पे रहे और भारत रत्न पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। कौन से इकलौते भारतीय हैं जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया भारत से भी और पाकिस्तान से भी? यानी भारत का भारत रत्न भी मिला और पाकिस्तान के जो उनके देश में जो भारत रत्न के समकक्ष अवार्ड है वो पाकिस्तान ने इनको दिया था। क्यों दिया था? गॉड नोस इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि पाकिस्तान इनको भारत रत्न दे रहा है, मतलब पाकिस्तान रत्न दे रहा है।
चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 79 है वो हमें बताती है कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल 80 बताती है हमें कि राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 80 हमें बताती है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा। तो राज्यसभा आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 क्या बताती है? लोकसभा के बारे में बताती है। ठीक है, तो 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। आर्टिकल 84 हमें बताता है कि पार्लियामेंट की सदस्यता लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 84। ठीक है, आर्टिकल 85 हमें बताता है सेशंस के बारे में, प्रोरोगेशन के बारे में और डिसोल्यूशन के बारे में। मतलब कि कैसे संसद चलेगी, क्या प्रक्रिया होगी और कैसे भंग होगी। ठीक है, आर्टिकल 87 हमें बताता है कि पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, राष्ट्रपति पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हैं। ये आर्टिकल 87 हमें बताता है। फिर आर्टिकल 89 जो है वो हमें बताता है कि चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी आर्टिकल 89 हमें बताता है राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको समझना है आर्टिकल 89, तो आर्टिकल 89 हमें बताता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा और डेप्यूटी चेयरमैन भी कौन होगा। ठीक है, आर्टिकल 93 जो है वो हमें बताता है लोकसभा के स्पीकर के बारे में और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। ठीक है, तो फिर से देखो 89 जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष और डिप्यूटी अध्यक्ष के बारे में बताता है और 93 जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बताता है। अब देखो आर्टिकल 94 जो है, 93 ने बताया लोकसभा के स्पीकर के बारे में और 94 बताता है कि उसी स्पीकर को कैसे रिमूव करना है या उसी डिप्यूटी स्पीकर को कैसे रिमूव करना है लोकसभा से। ठीक है, आर्टिकल 98 हमें बताता है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। अगर वैसे मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, लेकिन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या, सचिवालय वगैरह से कुछ रिलेटेड है क्या? हाँ, ठीक है, पता नहीं। अब देखते हैं आर्टिकल 105 के बारे में। तो आर्टिकल 105 जो है वो बताती है कि संसद की ताकत क्या है और संसद के प्रिविलेज क्या है, संसद के विशेषाधिकार क्या क्या है। आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है कि दोनों सदनों की एक साथ बैठक हो सकती है। आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल्स के बारे में बताता है। 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। 114 होता है अप्रोप्रिएशन बिल्स, 117 होता है फाइनेंस बिल्स और 123 होता है राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू करने की शक्ति। ठीक है, भारत के संविधान के हिसाब से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के जैसा कोई पद नहीं है, इसलिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट माना जाता है। ठीक है, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? तो 85। ठीक है, आर्टिकल 87 के अनुसार दोनों हाउसेस को कौन एड्रेस कर सकता है जॉइंटली? तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल ये बताता है कि एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होगा हर हाउस का? तो आर्टिकल 98, सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट यहाँ भी है ना। ठीक है, और उसके बाद है मनी बिल, कौन सा है? तो 110 है। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो मनी बिल है ना
वो राज्यसभा में लागू नहीं किया जा सकता, या लागू इन द सेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वहाँ पेश नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 109 जो है वो यही चीज़ बताती है। 123 तो मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं, ऑर्डिनेंस वाला, ठीक है। 112 क्या है? प्रेजेंटिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पीकर्स को। तो पहले स्पीकर जो थे वो थे हमारे जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर जो हैं पहले लोकसभा के स्पीकर थे, और अभी प्रेजेंट में ओम बिरला जी चल रहे हैं, ठीक है। और महिला में जो पहली महिला थी वो थी मीरा कुमार जी थी क्या, शायद, मोस्टली मीरा कुमार जी ही थी, उससे पहले कोई नहीं था। और जो सबसे लंबे समय तक जो स्पीकर रहे थे वो थे बलराम जाखर, ठीक है। बलराम जाखर जो हैं वो 10 साल तक स्पीकर रहे थे। ओम बिरला जी अगर 2029 तक रहेंगे तो मे भी इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएँ, लेकिन अभी के लिए बलराम जाखर जो हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहे थे। लोकसभा का स्पीकर को कौन चुनता है? तो सारे मेंबर्स लोकसभा के जो होते हैं वो मिलकर चुनते हैं। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे। और प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? तो प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। तो देखो, पहली और दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली थी मीरा कुमारी, दूसरी थी सुमित्रा महाजन, ठीक है। अब राज्यसभा और लोकसभा की कुछ सीटें देख लेते हैं। तो देखो, लोकसभा में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80 सीट ले आते के साथ है नंबर 1 पे, और राज्यसभा में 31 लोगों को भेजता है, ठीक है। ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यूपी SI देखना है तो उत्तर प्रदेश का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर उसके साथ किसका पता होना चाहिए? अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, मतलब यूपी से जस्ट आधी, और ऑलमोस्ट आधी मान लो 16, राज्यसभा से भी जस्ट आधी 16 सीट राज्यसभा की हैं बिहार से, ठीक है। और कोई राज्य जो इस समय बहुत ज़ोर शोर से चल रहा हो, जिसकी बातें चल रही हों? नहीं, ये 2 ही अभी हमको याद रखने की ज़रूरत है। अभी पंजाब में बहुत बाढ़ आई है, भगवान वहाँ पे सबको हिम्मत दें और जल्दी से सबकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, ऐसा हम प्रे करते हैं। तो पंजाब में जो लोकसभा सीट्स हैं वो हैं 13, और राज्यसभा सीट है 7, ठीक है। हरियाणा में 10 और 5। जम्मू कश्मीर इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट सीट्स के रिगार्डिंग, तो ठीक है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है? तो 250 है, और 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी वो जो 12 हैं वो इसी 250 में आ जाएंगे। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि 262 स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, यानी ऐसे समझो कि 238 जो हैं वो चुन के आएंगे, और जो 12 हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। उसी तरह हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? ST लोगों के लिए लोकसभा में 47 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। और राज्यसभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि 47 में या 1950 में हुई होगी। नहीं, राज्यसभा की पहली मीटिंग 1952 में हुई थी, ठीक है। जो नोटा है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 2013 में नोटा को वोटिंग सिस्टम में लाया गया था। राज्यसभा सीट असम में कितनी है? 7 है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किसके पास है? यूपी के पास है, फिर तमिलनाडु के पास है, फिर थर्ड नंबर महाराष्ट्र के पास है सेकंड, 19, फिर तीसरे पे तमिलनाडु आता है। और लोकसभा सीट सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र 48, फिर बंगाल 42, बिहार 40, ऐसे करके। जो पुराना पार्लियामेंट था उसको संविधान सदन अब कहा जाएगा,
ठीक है, और उसको म्यूज़ियम ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। अब देखो जो हमारा नया पार्लियामेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका आर्किटेक्ट कौन है? उसका आर्किटेक्ट है बिमल पटेल। ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट किसने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। शेप ट्रायंगुलर दिया गया है। इसमें राज्यसभा की कितनी सीटें रखी गई हैं? 384 सीटें रखी गई हैं, और लोकसभा की 888 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, टोटल पार्लियामेंट सीट कितनी हो गई? 1272। इसको प्लस करेंगे इन दोनों को तो 1272 हमको मिल जाएगा। राज्यसभा का जो थीम है वो कमल पे आधारित है, और लोकसभा का जो थीम है वो मोर पे आधारित है। ठीक है, इसमें 3 द्वार हैं। पहला है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। 64,500 स्क्वायर मीटर में बनी है, और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। हैव अ नाइस डे।